हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। तो आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 24th डे है। 24th डे यानी 24th नंबर का लेक्चर रहेगा ये। और आज के दिन हम वो चीज पढ़ने वाले हैं जो पूरे 10th क्लास के बच्चे को डे 1 से पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली बीपीटी थ्योरम, है ना। सभी को ये बात पता होता है, 10th में जब बच्चा एंटर होता है ना, तब से उसको ये बात पता होती है कि हाँ, बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको स्टार्टिंग से बता दिया जाता है। स्टिल बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो समझ भी नहीं पाते, एग्जाम में शायद कर भी नहीं पाते ना। ये वो चीज है जिसे बेसिक वाले बच्चों को, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी इस चीज को रटवा दिया जाता है कि आप इसे कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है ना। आपको बहुत एकदम श्योरिटी है ना, 110% श्योरिटी होती है कि हाँ, ये चीज तो आएगी। ऑलमोस्ट एवरी ईयर आप अगर देखो तो बीपीटी वाला जो थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये ऑलमोस्ट पूछा जाता है बहुत बार, है ना। मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एकदम फिक्स ना। 10th वाले बच्चों को पता ही होता है ये आएगा। आज के दिन हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मेन कंसेप्ट उसको एकदम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, विद ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि अपने को जिंदगी भर याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन। इसके पहले हमने ट्रायंगल्स के अंदर सिमिलरिटी कंसेप्ट वगैरह पढ़ा था, क्या ना, ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। याद है? सिमिलरिटी के दो कंडीशन बताए थे। पहला ये कि करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या फिर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दो चीजें हमने पढ़ी थी ना, ये दो कंडीशंस होती है। हमने फिर और पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे सिमिलर होते हैं, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सारे स्फीयर सिमिलर होते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, अब उसके आगे की गाथा जब शुरू करते हैं कि अगर, है ना, एक बीपीटी थ्योरम आज हम देंगे, जिसे थ्योरम के अंदर आपको बताया जाएगा, है ना, कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर बताया क्या जाएगा, मैं डायरेक्टली बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले आज का हेडिंग लिखते हैं अपन। आज का जो अपना हेडिंग है उसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे बीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज, इसके अलावा इस चीज को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी कहा जाता है। अच्छा, इस चीज को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा ठीक, इतने नाम जो है बहुत काफी है ना। अब और इसको कुछ नहीं कहा जाता ना, या तो बीपीटी कहेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। अरिथमेटिक लिख दिया मैंने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डन, ओके। और ये हो गया आपका थेल्स थ्योरम। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, है ना, इस थ्योरम के हिसाब से, इसके अनुसार, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें अगर आपने एक साइड के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन बनाई, है ना, तो वो लाइन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है इस थ्योरम के हिसाब से कि एडी, है ना, अगर आपने पैरेलल रखी है तो एडी डिवाइड बाई बीडी, है ना, एडी और बीडी का रेशियो और एई और सी का रेशियो दोनों सेम आएगा। सिमिलरिटी के अंदर हम स्टार्टिंग से रेशियो तो पढ़ रहे हैं। रेशियो मतलब क्या? समथिंग बाय समथिंग, है ना, समथिंग, है ना। तो एडी बाई बीडी कर लो तो ना समथिंग आ जाएगा तुम्हारा ना, और ये एई बाई ईसी कर लो तो अगेन समथिंग बाय समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं समथिंग, है ना। तो देखो इसको लिखने के तरीके, है ना, एग्जैक्ट अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग बिगिनिंग। तो आपको क्या क्या लिखना होगा, पहले हम जहां से लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। ट्रायंगल एबीसी, एक काम करो, इस चीज को थोड़ा चेंज करते हैं, अपन यहां से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े जगह की हमारे पास कमी रहेगी, तो जगह का भी ध्यान रखते हैं अपन। डन। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा, वी आर गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, in which
in which a line L parallel to BC, एक लाइन L है जो BC के पैरेलल, in which a line parallel to BC intersects AB and AC at D and E respectively, यानी इज्जत से, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए डेटा मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखना है ना। ये गिवन है अपने पास कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, जिसके अंदर एक लाइन है, लाइन का नाम है एल, और ये लाइन एल जो है वो बीसी के पैरेलल है, लाइन एल पैरेलल टू बीसी, इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एबी और एसी को, एबी को और एसी को, दोनों को कट कर रही है, एबी को कट कर रही है डी पे और एसी को कट कर रही है ई पे। हमने इतनी बातें लिख दी, डन। अब अगला काम क्या करना है, इसे हम कहेंगे गिवन। ठीक है, अगला हम ये देखेंगे कि टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। ये तो गिवन था, गिवन हमें चीज दी हुई थी। अगला हम लिखेंगे टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है। तो हमें ये प्रूव करना है प्रभु कि AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई C, है ना। तो लिखे AD डिवाइड बाई BD और ये आएगा इज इक्वल टू AE बाई C, AE बाई CE। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ऑब्वियसली आनी चाहिए, है ना, बिल्कुल आनी चाहिए, वरना पढ़ाना व्यर्थ है। अगर आपको समझ नहीं आता तो नहीं, एक्चुअल में ये भी समझ सकता है, आपको पढ़ना ही व्यर्थ है ना। नहीं, अगर समझ नहीं आ रही तो फिर बाद में मेरी दिक्कत है ना। टू प्रूव इज इक्वल, गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। अब क्या अपन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंस्ट्रक्शन की आप क्या क्या इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो देखिए सर, सब ध्यान से देखना, अगर जो चीजें आपको पहले से दी हुई है उसके अलावा यदि आप कुछ बनाते हो, उसे हम कंस्ट्रक्शन में हमें ऐड करना होगा। तो इसमें लिखा जाएगा ना, ड्रॉ डीएम, एक आपको लाइन बनानी है, डीएम कहेंगे जिसे हम, है ना, एक लाइन हमने बनाई डीएम और ये परपेंडिकुलर होगा एसी पे। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर, डीएम किस परपेंडिकुलर है, एसी पे। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड ई एन। अब आपको एक लाइन ये भी बनानी पड़ जाएगी ना सर, ई एन। अब ये लाइन किस परपेंडिकुलर है सर, ए बी पे। तो ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू, ई एन किस परपेंडिकुलर है, ए बी पे, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना कर दिया। ऑल्सो ज्वाइन क्या करना है, ज्वाइन बीई, आपको बी और डी इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, डीसी, है ना, बीई और डीसी। तो ज्वाइन क्या लिखा है, डीसी, ज्वाइन डीसी एंड बीई। डन सर, इतना काम हमने कर दिया। अभी तक मैंने सारे गिवन डेटा टू प्रूफ जो करना था, सारी चीजों को बकायदा एकदम बढ़िया तरीके से, बकायदा एकदम क्या कहते हैं, सहूर से ना, बहुत बढ़िया तरीके से लिख दिया यहाँ पे। गिवन लिख दिया अपन ने, क्या साबित करना चाहते हैं वो लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ यानी सबूत। अपनी दी हुई चीजों को अब इसको साबित करने के लिए बस क्या क्या सबूत है ना, तो अपन प्रूफ में आप लिखना स्टार्ट करेंगे सर। प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहले आपको लिखना है वी नो दैट। क्या जानते हैं हम सर, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जानते हैं कि नहीं जानते? अजी बिल्कुल जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूं। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, ध्यान में। लेकिन देखो ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे दो ट्रायंगल, एक इस साइड वाला ट्रायंगल और एक इस साइड वाला ट्रायंगल। तो आपको ऊपर वाले के साथ में एक बार इस साइड का ट्रायंगल लेना है, ध्यान में, ऊपर वाला और साथ में इस साइड का ट्रायंगल। अभी मैं इस साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ में मैं लूंगा इस साइड का ट्रायंगल। क्लियर हो गया मेरी बात है? अब उसके पहले एक और काम कीजिए, जरा समझिए। अगर आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, तो इसमें बेस क्या है ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसमें एबीसी में बेस क्या है? क्या बीसी इसका बेस है ना? इसमें इसका बेस क्या हो जाएगा, बीसी, है ना, या एबी, एसी भी हो सकता है। इसमें इसका कोई भी चीज बेस नहीं। अगर आपको लग रहा है बीसी इसका बेस है, तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं ना, बीसी
मैं क्यों बोल रहा हूं कि कोई भी इसमें इसका बेस नहीं है, क्यों, है ना, क्योंकि बेस देखो ऐसे ना ये डिपेंड नहीं करता, जो आप ऐसा नहीं कि नीचे देख लेते ये बेस हो गया। अगर मैं ट्रायंगल को थोड़ा सा उल्टा लटका दूं ना, ऐसे कर दूं, तो फिर आप बोलोगे सर आपका बेस एसी हो गया। मैं इसको ऐसे ऐसे पलट दूं, तुम बोलोगे हमारा बेस सर ए बी हो जाएगा। तो भैया जी बेस ऐसे डिसाइड नहीं करते कि नीचे है इसलिए इसको बेस कहेंगे। बेस आपका डिसाइड होता है हाइट से। अगर मान लीजिए ए से आपने एक एल्टीट्यूड बना दिया यहाँ पे, तो जिस वाले साइड पे एल्टीट्यूड आ रहा है वो आपका बेस हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे एल्टीट्यूड यानी इसकी हाइट बनी हुई है तो आपका बेस हो जाएगा बीसी। मतलब इस हाइट के करस्पॉन्डिंग आपका बेस बीसी होगा। इस वाले हाइट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका बेस क्या हो जाएगा एसी। और अगर हाइट हम इसको ले, अगर हमारी हाइट ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा बेस क्या हो जाएगा ए बी। यानी बेस जो है वो वेरिएबल है ना, वेरिएंट है ना, कैसे कैसे ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? हाइट के अकॉर्डिंग। अगर आपका हाइट ये है तो बेस ये होगा, अगर हाइट ये है तो बेस इसको होना पड़ेगा, और हाइट अगर ये है तो बेस आपको इसको लेना पड़ेगा। सर बात समझ गए? अब समझिए, मान लीजिए मैंने ये वाला बेस लिया और हाइट ये वाला लिया, तो मेरा कुछ आंसर आएगा, सही है। अगर मैं इसको बेस लूंगा और इसको हाइट लूंगा तो मेरा आंसर अलग आएगा क्या? नहीं, दोनों सेम आएगा। आप चाहे कोई भी बेस लो, अगर आपने बेस ये लिया तो बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट सही लेना, आपका आंसर सेम आएगा। हाँ, कब गलत आ सकता है? मान लो तुमने बेस लिया तुम्ही वाला और हाइट ले लियो तुम्ही वाला, है ना, फिर गलती आ जाएगा, गलत आ जाएगा। सही बात है ना, समझे? बेस इसको लोगे तो इसी का ना, इसी का हाइट लेना पड़ेगा तुम्हें ना, तुम चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे? अगर तुम चेंज कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा ना। जो चीज मतलब समझो ना, अगर ये बेस है तो बेस वाला ही हाइट ले सकते हो तुम, दूसरा इसको बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करो लफड़ा हो जाएगा, समझे? चीजें गलत आ जाएंगे सर। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ए डी ई का, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इनटू, अब बताइए बेस। सर बेस किसको लूंगा? बेस में डी को भी ले सकता हूं, लेकिन डी बेस लेने के लिए हमारे पास ये हाइट होनी चाहिए। क्या ऐसी हाइट है हमारे पास? नहीं है। तो हम डी को बेस लेंगे? नहीं लेंगे। मेरे पास बेस ये भी है, लेकिन क्या मैं इसको बेस लूंगा? नहीं, ये इस साइड का, ये डिपार्टमेंट अलग है, मुझे इस साइड चाहिए, तो मुझे ये वाला बेस की जरूरत है, यानी मुझे ये लेना पड़ेगा ए डी। क्लियर? तो हमारे पे यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा इसका ए डी। और अब बात करो हाइट की, हाइट कितनी है इसकी? ई एन। तो यहाँ पे इसका हाइट आ जाएगा ई एन। क्लियर हो गया मेरी बात? एरिया ऑफ एडी इज इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं, लेट्स से ये अपना इक्वेशन 1 है, ठीक। अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अगर मैं BDE का एरिया निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब समझो, बेस अगेन ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन आपको ऐसा बेस लेना जिसमें आपको हाइट हो। तो मेरे पास इस वाले बेस में हाइट दिया हुआ है, देख रहे हो? इस बेस में अगर ये बेस है तो देखो इस बेस पे एक हाइट बन रही है ना, ये बेस है ना, इस बेस की हाइट आ रही है। लेकिन सर ये हाइट तो ट्रायंगल तो इतना ही है, हाइट तो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, बात दिख रहा है? ट्रायंगल आपका यहीं पे आ रहा है, लेकिन हाइट उसकी बाहर जा रही है, ऐसा क्यों? है ना, अपन समझते हैं। तो इसका बेस क्या ले लिया? इसका मैंने बेस ले लिया BD, लिख देते हैं अपन, बेस ले लिया BD। अब दिक्कत ये सर, इस वाले ट्रायंगल में हाइट क्या लूंगा मैं? अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से ना। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, देखिए जैसे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा हो, है ना। तो आप देखो 90 डिग्री क्या होता है? जो एकदम परपेंडिकुलर स्ट्रेट बने, तो 90 डिग्री तो सिर्फ इतना ही हो जा रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये इससे दिख रहा है ये इतना एक्स्ट्रा है, तो 90 से बड़ा हो गई है। 90 से बड़ा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब अगले काम की बात, अब इसके अंदर आप हाइट क्या लेंगे? देखो अब इसके अंदर दिक्कत ये होती है, हाइट क्या लोगे आप? इस चीज को हाइट नहीं बोल सकते ना। क्या ट्रायंगल इतना ही ऊंचा है? नहीं, ट्रायंगल इससे भी ऊंचा है। ट्रायंगल इतना ऊंचा है तो आपको हाइट, देखो आपको हाइट ये लेना पड़ेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि उसका जो हाइट होता है वो ट्रायंगल से बाहर आता है सर, ट्रायंगल के बाहर आती है उसकी हाइट। समझ आ रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर हाइट आएगा। और आप देखो ध्यान से, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के बाहर इसकी हाइट आएगी, दैट इज EN। तो यहाँ पे हाइट में भी हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे EN। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। डन? ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? आपके पास हाइट आ गई है ना, जो ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब क्या करो? डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग, है ना, मिटाते हैं इसको अपन। तो मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तभी हमें यहां पे लिखना है ऑन डिवाइडिंग सर। ऑन डिवाइडिंग किसको डिवाइड करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2।
तो पहले वाले और दूसरे वाले को अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड करने मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ बीडीई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एकदम सहूलियत के साथ में कि एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीडीई, और ये आइटम आ जाएगा हाफ इंटू बेस। इसका बेस कितना है, एडी, और हाइट आ जाएगा ईएन। क्लियर। और आप देखो बीडी का कितना आया था, हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन, तो इसका भी लिख देंगे हाफ इंटू बीडी इंटू ई एन। अब देखो हाफ से हाफ कट गया और ईएन से ईएन कट गया, क्या बचा, एडी बाई बीडी। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बीडीई, डन। और इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे, एडी बटे बीडी। और ये है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। डन, यहां तक समझ आ गया। ऐसे ही सेम गणित आपको बिठानी है दूसरे साइड में। अभी हमने इस साइड का ये ट्रायंगल लिया, अब हमने इस साइड की बातें करी, ये साइड और ये साइड लिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे आ जाएंगे, ये साइड और ये साइड लेंगे। अगेन आपको ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, यानी एरिया ऑफ एडी निकालना होगा, है ना। तो हम लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ एडीई इज इक्वल टू, अब देखो एडीई का एरिया मैं दोबारा निकाल रहा हूं, तो सर ये वाला एरिया सही है ना, सही है, तो दोबारा क्यों निकाल, दोबारा इसलिए निकाल रहे हैं तो क्योंकि इस बार हमें ये वाले साइड से मतलब है, इस साइड का काम हो गया। मतलब इस बार मैं बेस ये लूंगा, और अगर मैं बेस इसको लूंगा तो मुझे हाइट इसको लेना पड़ेगा, डीएम को। बात समझ में आई। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ एडी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्या आ जाएगा वो, बेस आ जाएगा आपका एई, और हाइट कितना आ जाएगा, डीएम। ये आ गया ए इंटू डीएम, ये हो गया आपका इक्वेशन। डन। अच्छा, एरिया ऑफ, अब किसका एरिया निकालना सर, अब इस साइड का, इस साइड में कौन सा ट्रायंगल है, डीसीई, है ना। तो एरिया ऑफ डीसीई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा आपका सी, बेस सी आ गया। और हाइट की बात करूं मैं, हाइट, तो अगेन देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाएगा डीएम, दिख रहा है, ये इसका बेस है। अगर बेस आपका ये है तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, डीएम, है ना। तो हाइट आपको यहाँ पे लिखना अगेन डीएम। अगेन सेम कंसेप्ट ना, सेम कंसेप्ट मतलब कौन सा कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट मतलब ये कंसेप्ट कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट जो है ट्रायंगल से बाहर आता है। डन। अब अगेन आपको क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग सर, ऑन डिवाइडिंग, तो कर दो डिवाइड, मार दो डिवाइड, डिवाइड मारो, ऑन डिवाइडिंग। कौन कौन सा डिवाइड करेंगे, चौथा एंड पांचवा, चौथा एंड पांचवा, ऑन डिवाइडिंग 4 and 5 वी गेट, है ना। कर देता है डिवाइड, है ना। तो आ जाएगा एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, क्या लिखा है सर, डीसीई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ इंटू, ये क्या लिखा है, एई इंटू डीएम। डन। और ई का लिखा है बाबू, ई लिखा है हाफ इंटू सी इंटू डीएम। अब देखो ध्यान से, हाफ से हाफ अगेन कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हाफ एरिया ऑफ एडी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डीसीई इज इक्वल टू एई डिवाइड बाई सीई। डन। और ये है तुम्हारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अब काम की चीज है, आप देखो ध्यान से, मुझे यही इक्वल तो लाना था, एडी बाई बीडी आ चुका है, और एई बाई सी ये भी आ चुका है। अब इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। अब समझो ये दोनों इक्वल कब हो पाएंगे, जब उनके उल्टे हाथ की तरफ यानी ये दोनों इक्वल हो जाए। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ ये इक्वल आ गया, तो मैं ये बात जो है दुनिया को अपन ये ज्ञान दे सकते हैं कि हाँ देखिए राइट हैंड साइड से चीजें भी इक्वल है। लेकिन ये ज्ञान कब दे पाओगे, अब जब आप खुद श्योर हो कि हाँ ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है, चेक करते हैं। देखो न्यूमरेटर अपर पार्ट तो सेम है, एडी एडी, लेकिन लोअर पार्ट में गड़बड़ी है सर, यहाँ बीडी है, यहाँ सीडी है, डीसी अभी तो अलग चीज है। अब क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ पे आपको लगाना है तिकड़म, है ना। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि हियर, है ना, ये दोनों ट्रायंगल, नोट दैट क्या नोट करना सर, नोट दैट डी, है ना, ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल लिखो, नोट दैट ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया अपन, अपने ट्रायंगल लिया बीडी, नोट दैट ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCE both lies on the same base, both lies on the same base and are in between parallel lines, and are in between parallel lines। क्या मतलब हुआ सर इसका, and are between parallel lines।
देयरफॉर इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि एरिया ऑफ BDE जो है वो इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ किसके, DC और E के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, याद करो नौवीं क्लास में आपको, नौवीं कक्षा में आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई थी, याद है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में आप चाहे अगर सेम बेस पे जितने भी ट्रायंगल बना लो, सभी ट्रायंगल का एरिया जो है सेम आएगा ना, बस बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम है तो जितने भी आप ट्रायंगल बनाओगे सभी का एरिया क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये क्यों होता है आप यह समझे, ये क्यों होता है, क्योंकि बेस तो सेम हो गया। फॉर्मूले में क्या क्या आता है, हाफ आता है, एगो बेस आएगा एगो हाइट आएगा, समझो हाफ तो सब में आ जाएगा, सबका बेस हो गया सेम है ना, सबका बेस सेम आ गया। हाइट, अब पैरेलल लाइन के बीच में हाइट का वो कम ज्यादा होता है, नहीं होता, हाइट कम ज्यादा होता नहीं है ना, हाइट कम ज्यादा हो भी नहीं करेगा तो समझ गए ना, हाइट कम ज्यादा नहीं होगा, हाइट सेम रह गया, बेस सेम है, हाफ सेम है तो एरिया सेम आएगा। एरिया जो है कैसे भी सेम आएगा, ना चाहते हो भी आना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा ना। तो आ गए यहां से एरिया सेम, मतलब क्या हुआ कि BD और DC तो बराबर है, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर है, ऊपर वाला ऑलरेडी सेम था और नीचे वाला भी इक्वल आ गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ राइट हैंड के इक्वल है। ठीक है, तब यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से आपको एक लास्ट लाइन लिखनी है, चलो लिखते हैं अपने यहां से लास्ट लाइन क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, आप देखो थर्ड फोर्थ है ना, अच्छा ये थर्ड है और ये कौन सा सिक्स्थ है, ठीक है, और इसको कहते हो सेवेंथ, फ्रॉम थर्ड फोर्थ, नहीं फोर्थ नहीं सिक्स्थ है ना, वो थर्ड सिक्स्थ एंड सेवेंथ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ है ना, तीसरा छठा और सातवां, इन तीनों में हम देख क्या सकते हैं, फ्रॉम थर्ड फोर्थ ट्रायंगल AD अपॉन में BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE अपॉन में CE है ना, ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया सर, ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट आ गया मतलब समझ गया आप, हमने BPT थ्योरम को प्रूफ कर दिया। अब आप ऐसे अगर आप इतने डिटेल में आप चीजों को ऐसे लिखोगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स कटने के ना चांसेस एकदम जीरो हो जाते हैं, कोई चांस नहीं कि आपका नंबर कटेगा अगर आप इस पैटर्न में अगर आप इन चीजों को लिखते हो तो, है ना, कोई गलती इसमें आपको नहीं करनी है ना, एक आध छोटी मोटी ना आपको माइनर मिस्टेक्स काटा पीटी नहीं करनी है तो आपको नंबर नहीं कटेंगे आपके ना, आपको बस इतने डिटेल में चीजों को इसी प्रकार से लिखने हैं। अब देखो यहां से ना यहां तक आपको BPT लिखना, BPT थ्योरम बस यहीं तक है ना, यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहां से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, important result, an important result, क्या है ये रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखो an important result, इस चीज को अपन प्रूफ करते हैं। अब ये क्या होता है सर, देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक रिजल्ट मैं आपको प्रूफ करूंगा, बाकी इससे रिलेटेड जैसे जो रिजल्ट होंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि उन्हें करना, डायरेक्टली रिजल्ट लिख दूंगा मैं, प्रूफ हम सब सारे रिजल्ट हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक रिजल्ट बता दे रहा हूँ, बाकी सारे रिजल्ट वहां पर लिख लेंगे केवल ना। देखो अब क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि AD अपॉन में BD लिखा हुआ है और ये इक्वल आ रहा है आपके, है ना, इक्वल आ रहा है AE अपॉन में CE के, तो आपको क्या करना है, एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड 1 ऐड कर देते हो तो क्या होगा, देखो जैसे अगर हमने ऐड कर दिया AD बाई BD में +1 और यहाँ पे आ गया AE बाई CE में +1, इससे क्या फायदा हुआ, अगेन करोड़ों का फायदा होगा, कितने का, करोड़ों का। कैसे सर, देखो AD LCM ले लो, BD है ना, LCM लेके ना क्या आ जाएगा, देखो दिख रहा है ये BD हो जाएगा, तो प्लस BD और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे BD, और ये क्या हो जाएगा AE प्लस LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा CE, AE प्लस CE अपॉन में CE। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, AD में BD जोड़ दो, देखो AD था इतना और ये BD था, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या ये कंबाइन लाइन AB नहीं बन जाएगा, तो AD में BD जोड़ देंगे तो AB आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए AD प्लस BD बराबर कितना आ गया, AB आ गया और अपॉन में आ गया BD। नाइस, वेरी वेरी नाइस है। AE प्लस C, देखिए AE इतना था और C नीचे वाला था, तो AE में C को जोड़ दो तो पूरा क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, ये ना, यहाँ लिख दो यहाँ पे AC और डिवाइड बाई CE, तो आप देखो आपको एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। क्या था ये रिजल्ट, रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर आप पूरे साइड का रेशियो ले और अपॉन में हाफ साइड करो तब भी आपका जो है रेशियो एग्जिस्ट करेगा, यानी ये पूरा साइड अपॉन में हाफ
और ये पूरा साइड अपॉन में हाफ। बात समझ में आ गई? ऐसी ही चीजें आप इसमें और प्रूफ कर सकते हो, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी जगह पे इसका उल्टा भी ना, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। उल्टा मतलब क्या उल्टा कर सकते हैं सर? देखो उल्टा मतलब आप ये कर सकते हो चीजों को, ठीक है, कि जैसे आप ऊपर वाले साइड को ले लो ना, एडी, एडी अपॉन में फुल साइड, ये भी हो सकता है ना, ये ध्यान रखना है। एडी अपॉन में ए बी, ये भी हो सकता है, इज इक्वल टू ए अपॉन में सी, ए अपॉन में सी ई, तो ये भी ध्यान रखना। हाफ अपॉन में फुल, ये सब चीजें भी वैलिड है। आपको इन्हीं सब चीजों में तिकड़ मिलाकर रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करके चीजों का ना खेलते खेलते आप कर दोगे, सब चीजों बड़े ही इजीली आप कर लोगे। समझ में आ गया क्या? तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, है ना, दैट इज थ्योरम 10 6.1 है ना, और क्लास 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। डन सर, क्लास 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। अब लगे हाथ सर जब इतना पढ़े तो एक काम करते हैं, वहां पे लिख तो लिए ही होंगे, कुछ मिटा सकते हैं क्या? मिटा तो नहीं सकते। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें पढ़ना था ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमें पढ़ना है। तो एक काम करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी अपन कर लेते हैं, है ना। इस चीज को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इस चीज को अपन यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आप लिख लेना, मैं ये पार्ट है जो इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। यहां से हम क्या लिखेंगे सर? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो ये थ्योरम भी कर लेते हैं साथ में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये थ्योरम क्या कहता है? देखो अब इस थ्योरम में उल्टा है। यहां क्या था? लाइन पैरेलल है तो प्रूफ करो कि रेशियो इक्वल आएगा। यहां उल्टा होगा। आपको पहले से दिया है, आपको पहले से दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और मान लो कि ये दिया हुआ है डी ई, है ना, और आपको क्या प्रूफ करना? मान लो यहाँ पे हमने एक और ले लिया, यहाँ पे टी कर दिया हमने, टी कर दिया है ना, डी टी कर दिया अपन, क्लियर। अब हमें क्या करना है? देखो ध्यान से, आपको ये बात पहले से दे रखी गई है, ठीक है, कि एडी डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल टू क्या है? ए डिवाइड बाई सी, ए डिवाइड बाई सी, ये गिवन है। इसको आपको क्या लिखना है? गिवन में लिखना, थोड़ी स्पेस की कमी है, आप लिखना गिवन इज इक्वल टू दिस, है ना, गिवन ये दे रखा, ठीक है। अब हमें टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है ना? टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि डी जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। देखो यहां पैरेलल था तो रेशियो बराबर आ गया, यहां रेशियो बराबर दिया हुआ है तो तुम प्रूफ करो कि लाइन पैरेलल है, ये बात साबित करो, जब कन्वर्स हो सके। तो हमें प्रूफ करना है भैया जी यहाँ पे कि जो डी जो लाइन बनाया वो पैरेलल आएगा किसके? बीसी के साथ। इस चीज को साबित करना है। इस चीज को इस बात में कितनी सच्चाई है ना, यहाँ पे लिख लो, गिवन लिख लो, मैं थोड़ी जगह में लिख देता हूँ गिवन। डन, डन सर, डन, गिवन टू प्रूफ। इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे सर कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ, ड्रॉ dt, ड्रॉ dt पैरेलल टू, ड्रॉ dt पैरेलल, यही लिखना पड़ेगा, ड्रॉ dt पैरेलल टू। किसके पैरेलल बनाएंगे अपन? हमने dt एक लाइन बनाई जो पैरेलल है बीसी के, हमने एक dt एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल है बीसी की। ये बात हम मान के चल रहे हैं ना, वहां पे लिखा है dt पैरेलल बीसी, अगर ना दिख रहा हो तो मैं आपको रीड करूं, dt पैरेलल की दो लाइंस और बीसी लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें इसमें लिखना है प्रूफ। देखो प्रूफ, अच्छा भैया जी एक बात बताइए कि अगर हम ऐसा मान लिए हैं कि जो dt लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, दिख नहीं रहा है, माना है सिर्फ, अगर dt पैरेलल है बीसी के तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एडी, एडी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? बीडी, और ये किसके इक्वल आएगा सर? एटी अपॉन में सीटी, एटी अपॉन में सीटी। ये क्यों सर? क्योंकि भैया dt पैरेलल ना, तो पैरेलल में क्या दिस अपॉन में दिस आएगा। अभी मैं, आप इसको भूल जाओ, अभी आप डी लाइन को भूल जाइए कि ये लाइन है, ठीक है, आप खाली ये रखें तो क्या आ जाएगा? dt अपॉन में ct आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को फिलहाल के लिए मिटा दे रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिलहाल में क्या लिखना है यहाँ पे? एटी अपॉन में ct। ये क्यों? क्योंकि dt पैरेलल है। ये हम क्यों कह पा रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं बाई बीपीटी, है ना, बीपीटी के अकॉर्डिंग हम ये बात कह सकते हैं।
ऑल्सो, लेकिन आपको एक चीज और दी हुई है सर, आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है साहब कि AD बाई BD जो है वो इक्वल आ रहा है AE बाई CE के, AE बाई CE के, ये चीज आपको दी है गिवन, ये तो गिवन है ना, इस बात से तो आप ना बोल ही नहीं सकते, ये गिवन है। तो अब अगर ये गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप दोनों में लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें सेम हो गई, मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड वाली चीजें भी सेम आएगी, मतलब राइट हैंड साइड वाली चीजें भी सेम आएगी, अर्थात आप यहां से कह सकते हैं देयरफॉर AT अपॉन में CT इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। डन। अब ये तो हो गया, हमें समझ में आया क्यों हो रहा है ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिंग वन बोथ साइड्स, यानी AT है ना, आप यहाँ क्या करो, आप यहाँ पे करना एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स। हालांकि ये स्टेप नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए है ना, बट क्योंकि जगह कमी है मेरे पास तो आप है ना, मैं ये चीज यही लिख दे रहा हूँ, एडिंग वन बोथ साइड्स। मान लो यहाँ पे +1 किया हुआ है, ये नेक्स्ट स्टेप में आना +1 कर देना और ये स्टेप लिख देना, क्लियर। उसके बाद लिखना AT अपॉन में AT, अब समझो यहाँ अगर +1 है तो एलसीएम आ जाएगा, है ना, दिख रहा है, AT प्लस CT हो जाएगा ये, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे CT, और ये क्या हो जाएगा AE प्लस क्या आ जाएगा C, यहाँ पे एलसीएम में देखो मान लो +1 करते तो क्या हो जाएगा +C हो जाएगा, तो AE प्लस CE है ना, 1 ऐड करने से ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा CE। अब देखना ध्यान से, AT में CT अगर मैं जोड़ देता हूं, मान लो अगर मैंने AT में ऐड कर दिया CT को, तो AT प्लस CT कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा AC बन जाएगा, ये आ गया AC, और अपॉन में क्या आ गया CT। डन। इज इक्वल टू, अब AE प्लस C, अब मान लो ये E पे आ जाओ तुम, है ना, अब ये T को भूल जाओ, अब समझो AE और प्लस C कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा AC बन जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा AC, और नीचे क्या आ गया तुम्हारा CE। अब देखो ध्यान से बबुआ, AC से AC को मैं कट कर रहा हूं तो क्या बचा, CT आ रहा है इक्वल CE के, मतलब C से लेके T तक की जो लाइन है और C से लेके E तक की जो लाइन है वो सेम है। कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना, C से लेके T तक की लाइन यानी CT और CE दोनों सेम कैसे हो सकता है, ये दोनों सेम तो तभी हो पाएगा ना जब T और ये दोनों लाइन जो है सेम पॉइंट पे आ जाए, तभी तो CT और CE दोनों इक्वल आ पाएंगे, वरना CT इधर है और CE इक्वल इधर है, कहां दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट तो ही बता रहा है कि CT और CE इक्वल है। इसका मतलब क्या है, दिस इज, हाँ यहां समझा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन T and E कोइंसाइड्स, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन T and E कोइंसाइड्स। तो देयरफॉर यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहां से ना, DE जो है वो पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, हेंस है ना। कैसे कह पाएंगे ये पैरेलल है, क्योंकि हमने DT पैरेलल बनाया था और दोनों सेम पॉइंट है, मतलब DT अगर पैरेलल तो DE भी पैरेलल आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, बस इतनी सी बात थी, है ना, इतनी सी बात थी, है ना, थ्योरम 6.2 मुझे यही समझाना था तुम्हें। आई होप कि आपको BPT थ्योरम और उसका कन्वर्स एकदम डिटेल्ड में समझ में आ जाना चाहिए आपको ना, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर कोई पार्ट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे बताएं ताकि मैं उसमें कुछ आपके लिए कर पाऊँ, समझे सर। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, आप जो है नोट्स बनाएं, ढंग से पढ़ाई करें, है ना। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो नोट्स वगैरह बनाने के लिए, है ना, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वीडियो वगैरह पॉज करके। चले, हो गया, तो मिलता है पर फिर लेक्चर में ना, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट ना, चलो बाय।